पॉर्न इतनी तेजी से बढ़ रहा है देश में कि आने वाले समय में हालात किस तरीके से होंगे ये हम कह नहीं सकते। दिन पर दिन इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक या फिर सोशल मीडिया के तमाम वो हैंडल्स हर बार सिर्फ आपको एरोटिक चीजें दिखाते हैं या फिर यूं कहें कि तकरीबन हाफ पॉर्न। ये वीडियो देखने के बाद लोग आमतौर पर शेयर करते हैं और दूसरों तक पहुंचाते फिरते हैं, जिससे इनकी रीच काफी संख्या में बढ़ने लगती है और इसका अंदाजा हम लगा भी नहीं सकते कि हमारे समाज पर क्या असर पड़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा का आज का एक नया एपिसोड है। लेकिन आज की जो क्राइम कथा रहेगी, मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने दोस्तों, यारों या फिर अगर आपके घर में बच्चे या फिर बच्चियां हैं तो उनको भी इसको देखने के बाद समझाएं या उन्हें भी दिखाएं। हो सकता है थोड़ी बहुत आपत्ति आपको लगे, लेकिन ये कंटेंट उस कंटेंट से बेहतर है जो आपके बच्चे बच्चियां इंस्टाग्राम पर बैठकर धड़ल्ले से देख रहे हैं और फिर आपको बिना बताए उसी तरीके के कंटेंट बना रहे हैं या फिर खुद आप सपोर्ट भी कर रहे होंगे। आज से कुछ महीने पहले मैंने एक क्राइम कथा के दौरान एपिसोड किया था जिसमें हमने उस खबर को, उस कहानी को आप तक पहुंचाया था जिसमें एक लड़का अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ उसके घर पर पहुंचता है और फिर उसके साथ संबंध बनाता है। इसी दौरान उसकी डेथ हो जाती है। ये खबर बहुत तेजी से वायरल हुई थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. और कुछ इसी तरीके की खबर अब बिहार के पटना से आ चुकी है। ये बेहद डराने वाली, चौंकाने वाली और आजकल की पारिवारिक स्थिति को बयान करती है। शुक्रवार को एक लड़का जो शुक्रवार से ठीक 10 दिन पहले एक रेलवे स्टेशन पर एक लड़की से मिलता है। दोनों नाबालिग हैं। यह पूरी कहानी मैं उसी आरोपी नाबालिग लड़के के कहने पर आपको बता रहा हूं जो उसने कबूला है। वो बताता है कि 10 दिन पहले उसकी मुलाकात एक नाबालिग लड़की से होती है। उसे देखते ही वो पहली नजर में उसे पसंद कर लेता है। दोनों मिलते हैं, बातचीत होती है और इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के नंबर शेयर करते हैं। नंबर शेयर करने के बाद जब घर पहुंचते हैं तो फिर कॉल मिलाते हैं। कॉल मिलाने के बाद दोनों बातचीत करते हैं। लड़की बताती है कि वो 4 या 5वीं तक की पढ़ाई की है और उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, घर के काम वाम करती है और कभी कभार अपने पिता से मिलने के लिए शहर जाया करती है। तो लड़का पूछता है कि शहर में क्या करते हैं, तो बताती है कि वो बढ़ई का काम करते हैं। तो कहता है अच्छा। लड़की पूछती है कि सर तुम बताओ तुम क्या करते हो। तो वो कहता है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एग्जाम देने के लिए मैं 10 दिन बाद पटना में रहूंगा और वहां पर अगर चाहें तो हम दोबारा मिल सकते हैं। धीरे धीरे बातचीत होती रहती है। कुछ दिन बाद मतलब 2-3 दिन बाद तकरीबन धीरे धीरे लड़का अपनी पहुंच इतनी तक बना लेता है कि लड़की से डायरेक्ट इंटरकोर्स के बारे में बात करता है, क्योंकि उसने इससे पहले बहुत सारी इस तरीके की फिल्में, इंस्टाग्राम पे रील्स, फेसबुक पर तमाम वैसे वीडियोस और फिर अपने दोस्तों की जो एक कैटेगरी बना रखी थी वो सभी कुछ इसी तरीके के थे। हमारे देश में जो चीजें छिपाई जाती हैं बच्चे अक्सर उसी को देखने का प्रयास करते हैं और कुछ इसी तरीके से यहां भी माहौल बन चुका था। अब वो लड़की से उसके साथ संबंध बनाने की इच्छा प्रकट करता है। लड़की भी इसके लिए बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। वो भी कहती है बिल्कुल वो तैयार है और वो भी चाहती है कि वो दोनों जगह पर मिले और फिर वो संबंध बनाए। इसके लिए उसने चुना था शुक्रवार का दिन और उसने लड़की को बुला लिया। लड़की जब घर से निकलती है तो उसके दादा पूछते हैं कि बेटी कहाँ जा रही हो तुम, और अभी अचानक से। तो कहती है मैं पिताजी से मिलने के लिए जा रही हूँ। ट्रेन पकड़कर वो वहां से रवाना हो जाती है। कुछ देरी के बाद जब वो पटना जंक्शन पर पहुंचती है तो अपने जो उसका बॉयफ्रेंड है, हाल ही में 10 दिन पहले बना था, उसे कॉल मिलाती है। वो पहुंचता है। पहुंचने के बाद लड़का अब उसे लेने के लिए स्टेशन जाता है और उसके बाद उसने पहले से अपने एक दोस्त को बताया था कि मैं तो अपने घर ले जा नहीं सकता, तो तुम ही कुछ मेरी मदद कर दो। उसका दोस्त कहता है कि बिल्कुल मैं मदद करूंगा तुम्हारी और अच्छा है लेकर आओ। जो उसका दोस्त था वो पटना के ही जक्कनपुर स्थित एक लॉज में रहकर पढ़ाई करता था। अब उसने अपने लॉज के कमरे की चाबी अपने मित्र को दे दी थी कि बिल्कुल तुम अपनी प्रेमिका को लेकर आओ
और उसी में जाकर एंजॉय कर सकते हो। और वो खुद बाहर निकल जाता है। ये आराम से लड़की को घुमाते फिराते कमरे में लेकर जाता है और उसके बाद कुछ देर बातचीत करते हैं, फिर वापस से वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए राजी हो जाते हैं। अब इंटरकोर्स के दौरान शुरुआत में ही उस लड़की को ब्लीडिंग होने लगती है। लड़के के दोस्त ने उसे बता रखा था कि अगर फर्स्ट टाइम होगा तो फिर उसे ब्लीडिंग हो सकती है। अब जो लड़का था, आरोपी है, वो कुछ समझ नहीं पाता। उसे अपने दोस्त और दोस्तों के द्वारा जो बताई गई थियरी थी वो समझ में आ रहा होता है। उसे लगता है कि वास्तव में पहली दफा इस वजह से ब्लीडिंग हो रही है। कुछ देरी तक यह घटनाक्रम चलता है, लेकिन अब लड़की की सांस फूलने लगती है। लड़के को अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो जो कुछ कर रहा है उसमें अब पूरी तरीके से उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। न सिर्फ वो, बल्कि जिस लड़की के साथ वो ये सब कुछ कर रहा है वो अगले ही क्षण मौत के मुंह में चली जाएगी। अब तक जो वो अपने आप को एंजॉय के नाम पे कर रहा था, कुछ ही देर बाद लड़की बेहोश हो जाती है। उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ समझ नहीं पाता और फिर घर में उसके कमरे में जो दवा पड़ी थी, कॉल मिलाकर तुरंत वो दवा देने की कोशिश करता है। और अब जब दोनों से मामला नहीं संभलता, तब ये लेकर नजदीकी नर्सिंग होम में जाते हैं। अब भी लड़की के प्राइवेट पार्ट से खून रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकर पहुंचता है, नर्सिंग होम वाले जवाब दे देते हैं, वे रेफर कर देते हैं पीएमसीएच के लिए। ये वापस से वहां से लेकर जैसे ही पीएमसीएच के लिए निकलता है, लड़की के घर पे फोन करता है उसके फोन से और कहता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब हो चुकी है, हम उसे पीएमसीएच लेकर गए हैं। और वहां पर जब डॉक्टर देखते हैं तो वो कह देते हैं कि लड़की पहले से ही मर चुकी है। अब आरोपी बिल्कुल अपना होश खो चुका था, होश में नहीं है। और उसका दोस्त भी अब इस वक्त इस घटनाक्रम से गुजर चुका था कि उसको डर लगने लगा कि अब ये पुलिस का मामला बन चुका है और वो दोनों बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अचानक से लड़की के दादा की एंट्री होती है, फिर पुलिस तक ये पूरा मामला पहुंचता है। जो लड़का है वो तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जो उसका दोस्त है वो फरार हो जाता है। पुलिस अब इस मामले को लेकर तहकीकात करती है, आरोपी को गिरफ्तार करती है। पोस्टमार्टम कराकर लड़की के शव को उसके दादाजी को सौंपा जाता है। दादा उसके जब पहुंचते हैं तो वो रोते रोते, उनको कुछ समझ नहीं आता कि वो आखिर करें क्या। वो बताने लगते हैं कि ये घटनाक्रम कुछ यूं हुआ था कि मुझे मेरी ही पोती ये बताकर निकली थी कि वो पिता से मिलने जा रही है, लेकिन उसे एक पल के लिए भी अंदाजा नहीं हो पाया कि उसकी बेटी कुछ इस तरीके का काम कर रही है। सुनवाते हैं आपको पुलिस आकर क्या कुछ बता रही है। लगभग 10 बजे के करीब इनका पुरुष मित्र जहानाबाद गया और अपनी रजामंदी से लड़की के साथ वो लोग लगभग 1:45 में पटना जंक्शन से उतरे और जंक्शन के पास ही स्थित अपने एक दोस्त के कमरे पे गए। वहां जाकर के आपस में यौन संबंध बनाए। बच्ची जो है उसका पूर्व में उसका स्वास्थ्य जो है वो सही नहीं रहा है, टीबी का हिस्ट्री है, फुली डेवलप नहीं थी बच्ची। इस कारण बच्ची का एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगा। उन लोगों के द्वारा जो है देर किया गया हॉस्पिटल जाने में और पीएमसीएच जब तक वो पहुंचे तब तक बच्ची का मृत्यु हो चुका था। इसमें 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। उस घर का जो मालिक है, हम लोगों को पता चला है कि वहाँ पे इसके पूर्व में भी वो इस तरीके से कपल्स को आकर के कमरा का इस्तेमाल करने का इजाजत देता था। प्रोस्टिट्यूशन कर रहा था क्या, इसका अभी सत्यापन नहीं हो पाया है। अगर उसका सत्यापन होता है तो एक अलग से प्रोस्टिट्यूशन का भी एफआईआर होगा और घर को भी सील कर। लड़की के माता पिता का भी यही कहना है कि ये लड़का जो है इनको कॉल करके सामने 4 बजे बताया कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, उसको हम लोग हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं। और रात में 11 बजे के करीब उनको पीएमसीएच टीओपी से कॉल करके बताया गया कि आपकी पुत्री का मृत्यु हो गया है। तो जहानाबाद के नहीं, लड़का मुसौडी का रहने वाला है, लड़की जहानाबाद की है। इस क्लास के लड़की जो है 4वीं कक्षा के बाद अपना पढ़ाई बंद कर रखी थी। लड़का जो है अपना पढ़ाई जो है जारी रखा है। लड़का किसी एग्जाम के सिलसिले में ही जहानाबाद गया था जहाँ वो लड़की से मिला था। इसमें जो मकान मालिक था और उसके एक अन्य सहयोगी को पता था कि दोनों नाबालिग है, बावजूद उसके ये लोग उनको कमरे में आने दिए और ये काम करने का इजाजत दिए। तो पॉक्सो का केस हम लोग दर्ज किए हैं उनके ऊपर। और पॉक्सो में जब कोई सीरियस इंजरी होता है जिससे कि जान चली जाए, उसका भी कांड दर्ज हुआ है। और सहयोगी के रूप में मकान मालिक और उनके सहयोगी जिनका पुष्टि हुआ है, वो दोनों गिरफ्तार हुए हैं। लड़का के अन्य मित्र को भी पता था या नहीं था, इसकी हम लोग पुष्टि कर रहे हैं। अगर किसी के खिलाफ कोई भी सबूत मिलेगा
या अगर उस घर में हम लोगों को अनैतिक देह व्यापार बनाने का सबूत मिलता है या कुछ अन्य साक्ष्य मिलेगा तो हम लोग उसमें भी घर को सील करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। नहीं, उसका उसका डॉक्टर कहने पे कोई ऐसा जबरदस्ती का या ब्रुटैलिटी का साइन नहीं मिला है। उनका डेथ जो है एक्सेसिव ब्लड लॉस से हुआ है। ये दोस्ती लगभग 1 महीने से थी। ये लड़का पहली बार उस घर में गया है, लड़की को लेकर के आने गया। वहाँ पे स्थित एक लड़के को वो पहले से जानता था। उसी के थ्रू वो पटना जंक्शन से उतर करके बस सामने वो बिल्डिंग था, वो वहाँ गया था। लड़का लड़की बहुत लंबे समय से दोस्त नहीं थे। लगभग 1 महीने से ये लोग आपस में इसको जानते थे। एक एग्जाम के सिलसिले में जहानाबाद गया था, जहाँ उस लड़की से मिला। नंबर एक्सचेंज करके ये लोग बात कर रहे थे। पिछले 10 दिन में ही इनकी बातचीत जो है ऑनलाइन मीडियम से ज़्यादा बढ़ी और ये लड़की का प्लान था, लड़के का प्लान था कि पटना आकर के वाटर पार्क घूमना और पटना घूमने का इनका प्लान था। उसी संबंध में हम लोग को एक वीडियो भी मिला है जो घटना से 5 मिनट पहले का है। दोनों उस वीडियो में अपनी रजामंदी से आपस में समय व्यतीत करते हुए पाए गए हैं। तो कोई ब्रुटैलिटी या किसी अन्य का इनके डेथ में या फिर ब्रुटैलिटी का कोई साइन नहीं मिला है। हाँ, एक बार मिलने के बाद, नंबर एक्सचेंज करने के बाद इनके बीच में हम लोग चैट में पाए हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम पे या आपस में बहुत बात करते थे। ये कहानी आपने सुनी। अब मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसे लेकर क्या सोचते हैं। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आजकल तमाम तरीके से कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं, वो कंटेंट हमें दिखाया जा रहा है, उस कंटेंट में हमें धकेला जा रहा है। आपके बच्चे, आपकी बहन, आपके घर वाले, आपके माँ बाप तक ऐसे कंटेंट देखते हैं और उनके लिए ये कंटेंट कहीं ना कहीं अब फेमस होने का जरिया बन रहा है। वो भी अपने बच्चों से ऐसे कंटेंट बनवाना पसंद करने लगे हैं। वो भी सोचते हैं कि मेरी बच्ची, मेरा बेटा वायरल हो रहा है, उसे लोग देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो कंटेंट किस तरीके का है वो उस पर गौर नहीं करते, या तो वो उस पैसे के चक्कर में फंस जाते हैं जो उस कंटेंट से उनको मिल रहा होता है। क्या मोबाइल फोन 18 साल से कम उम्र के बच्चों को देना भारत में वैध या अवैध, किस तरीके से आप देखते हैं उसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आज के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।